हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक विच इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है टॉपिक। तो मैं कोशिश पूरी ये करूंगा कि इस लेक्चर को इस तरीके से समझाऊं कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए और आपको काफ़ी टाइम तक याद रहे। ठीक है, तो 95 मार्क्स लाने के लिए एकदम रेडी हो सब लोग? चलो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसा कि आप नाम से देख सकते हो बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल यानी कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो, बराबर हो। ठीक है, अ सरफेस ऑन विच potential is same at every point is called an equipotential surface, है ना। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर हो उसको बोला जाता है बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज है Q, है ना। अब आप जानते हो कि ये Q चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R, है ना। एक Q चार्ज से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R। तो इस चार्ज से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल होगा KQ/R, और वो R डिस्टेंस आप किस तरफ ले सकते हो? हर तरफ ले सकते हो, है ना। जैसे ये वाला जो पॉइंट है वो भी R डिस्टेंस पर है, ये वाला जो पॉइंट है वो भी R डिस्टेंस पर है, ये वाला जो पॉइंट है वो भी R डिस्टेंस पर है, इस तरफ जो पॉइंट होगा वो भी R डिस्टेंस पर होगा। आप इमेजिन करो एक चार्ज सेंटर पे और उसके अराउंड एक स्फीयर इमेजिन करो R रेडियस का। आप मान लो कि ये सेंटर पर है चार्ज, ये है हमारा चार्ज Q। ये चार्ज एक स्फीयर के सेंटर पर है जिस स्फीयर का रेडियस है R। उस स्फीयर के सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल होगा KQ/R, है ना। क्योंकि उस स्फीयर का सरफेस का हर पॉइंट, उस स्फीयर के सरफेस का हर पॉइंट इस चार्ज Q से बराबर यानी कि R डिस्टेंस पर है। तो वो हो गया पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आई बात आपको? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। हम तो उसी चीज का बोलेंगे भाई जो हमारे एग्जाम में चीज आएगी, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो जरा समझ लें इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, 4 प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है बच्चों कि प्रॉपर्टीज बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और हर एक प्रॉपर्टी में से भी क्वेश्चन आता है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी है, एक एक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव एनी चार्ज बिटवीन any 2 points on an equipotential surface। किसी भी चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में मूव कराने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता, जिसका सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिकली भी आपको बताता हूं और मैथमेटिकली भी आपको बताऊंगा। सिंपल सा लॉजिक ये है बच्चों, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है?
पोटेंशियल वाली क्लास में आपको बहुत डिटेल में समझाया गया था कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल है 10 जूल पर कूलम, मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल है, यहाँ पे बनाएं, मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल है 10 जूल पर कूलम, जिसका मतलब है कि इन्फिनिटी से यानी बहुत दूर से इस पॉइंट तक एक 1 कूलम के चार्ज को लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ा है? 10 जूल। अब मान लो यहां पर एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है 20 जूल पर कूलम, जिसका मतलब है इन्फिनिटी से एक्सटर्नल एजेंट को इस पॉइंट तक 1 कूलम का चार्ज लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा है? 20 जूल। तो इसका मतलब है कि अगर एक चार्ज को यहां से यहां ले जाना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा? यहां पे 1 कूलम के चार्ज का यहां पर एनर्जी है 20 जूल, 1 कूलम के चार्ज की यहां पर एनर्जी है 10 जूल। अरे जितना वर्क तुम चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए करोगे वही वर्क तो उस चार्ज में स्टोर हो जाएगा एनर्जी की फॉर्म में। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए, इन्फिनिटी के किसी पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए 1 कूलम के चार्ज को हमें 10 जूल वर्क करना पड़ा है, तो यहां पे 1 कूलम के चार्ज की जो एनर्जी है वो 10 जूल होगी, क्योंकि जो बॉडी पे वर्क किया जाता है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर 1 कूलम के चार्ज की एनर्जी 20 जूल होगी, तो यहां पर जैसे ही तुम छोड़ोगे एक 1 कूलम के चार्ज को, वो यहां से यहां जा सकता है, क्योंकि यहां पे उसकी एनर्जी 20 जूल है ज्यादा, यहां पे उसकी एनर्जी 10 जूल है कम, तो 10 जूल खर्च करके, अपनी खुद की 10 जूल एनर्जी खर्च करके वो यहां से यहां ले जा सकता है। लेकिन यहां वाले को अगर यहां लाना हो तो यहां पर जब चार्ज होता है तो उसमें 20 जूल एनर्जी होती है 1 कूलम के चार्ज में जो एक्स्ट्रा है, तो अगर 1 कूलम के चार्ज को यहां से यहां लाना हो तो हमें अपनी तरफ से, यानी जो ला रहा है उसको उसे 10 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे कि हमें उस पर 10 जूल वर्क करना पड़ेगा। यही आपको बताया था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की क्लास में, है ना। उसका एग्जाम्पल भी बताया था, फिर से बताता हूं कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक, मैंने कहा था ग्रेविटी की हेल्प से समझो, पोटेंशियल की जगह हाइट बोल लो, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक बॉडी को ले जाने में काम करना पड़ता है। हायर पे जस्ट छोड़ दो, बॉडी लोअर पे अपने आप आ जाती है। समझ में आई बात? सो लोअर से हायर पे ले जाना हो तो वर्क करना पड़ेगा, हायर से लोअर पे बॉडी अपने आप आ जाएगी। लेकिन अब आप ये सोचो कि दूसरा पॉइंट यहां होता जिसका पोटेंशियल होता 10 जूल पर कूलम। अब आप मान लो ये पॉइंट है ए, ये बी, चलो इसको नाम दे देते सी। अब आप क्या बोलोगे कि ए से बी तक चार्ज को लाने के लिए काम करना पड़ेगा या चार्ज खुद आ जाएगा? ये भी 10 जूल, ये भी 10 जूल, दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है। यहां भी 1 कूलम के चार्ज की एनर्जी 10 जूल, यहां भी 1 कूलम के चार्ज की एनर्जी 10 जूल। तो ना ही तो ए से बी तक चार्ज को लाने के लिए कोई वर्क की जरूरत है, ना ही बी से ए तक चार्ज को लाने के लिए किसी वर्क की जरूरत है। ये बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर मैं बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाता हूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में बॉडी आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है। लेकिन अगर ये बॉडी ऐसे चले, हाँ, कि इसकी हाइट ही ना बदले, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां भी mgh 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 mgh, तो मुझे तो काम करना ही नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है ये जो पूरा सरफेस है, ये आप जिस रूम में हो उसके फर्श को देखो या उसकी छत को देखो, ये जो फ्लैट सरफेस है विच इज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड, परपेंडिकुलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ ना, आपका जो छत है या जो फर्श है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे, वो सरफेस उसके परपेंडिकुलर है। सरफेस पे चलने के लिए, किसी भी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फर्श पर ही आपको वर्क नहीं करना पड़ता, वो तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट करना पड़ता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप हाइट नहीं बदल रहे हो उसकी। तो ये जो फर्श है, ये छत है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। इन सरफेसेस पे हर जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर है। तो इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बराबर हो हर एक पॉइंट पे किसी सरफेस के, तो हमें दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी चार्ज मूव कराने के लिए किसी वर्क की जरूरत नहीं है। अब फॉर्मूले से जरा इसको समझ लें। जैसे यहां पर एक पॉइंट है ए,
यहां पर एक पॉइंट है बी, यहां से यहां एक क्यू कूलम का चार्ज गया, तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, डब्ल्यू कितना करना पड़ता है, वी क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, बताया था पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल वाले लेक्चर में। सो सिंस वी बी और वी ए तो बराबर होंगे, क्योंकि मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात चल रही है ना, तो ये पोटेंशियल, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हैं, तो अगर वी ए और वी बी बराबर होंगे तो ये डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। तो क्यू कुछ भी हो, चाहे तुम ये 1 कूलम का चार्ज ले जा रहे हो, चाहे 1000 कूलम का चार्ज ले जा रहे हो, डब्ल्यू क्या आएगा, जीरो। सो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव एनी चार्ज between any 2 points on an equipotential surface. Clear? Okay. Second property. No two equipotential surfaces can ever intersect. दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, सिंपल लॉजिक है। मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा आया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे आया, मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे हर जगह 10 वोल्ट पोटेंशियल है सॉरी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा, और वो पोटेंशियल है मान लो 10 वोल्ट। यहाँ पे हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिस पे है 20 वोल्ट, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्ट अगर कर गए तो यहां पर एक लाइन मिलेगी, कॉमन लाइन, जो दोनों सरफेसेस का पार्ट होगी। बच्चों जब दो लाइंस या कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें पॉइंट मिलता है, लेकिन जब दो सरफेसेस इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें तो क्या मिलेगा, लाइन मिलेगी ना पूरी। अरे जैसे आपके रूम की वॉल है, ये वाली वॉल जब फर्श से इंटरसेक्ट कर रही है तो ये पूरी लाइन है एक, जो वॉल का पार्ट भी है और फर्श का पार्ट भी है ना। जब दो सरफेसेस इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन क्या होता है, लाइन होती है। तो यहां पर एक लाइन कॉमन मिलेगी, उस लाइन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट बोलोगे कि 20 वोल्ट बोलोगे, वो तो दोनों का पार्ट है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि उसी लाइन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट भी हो और 20 वोल्ट भी हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन एवर इंटरसेक्ट, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to an equipotential surface. Electric field lines are always perpendicular to an equipotential surface. This is a very important property जो आगे भी कई जगह यूज होगी। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसको भी हम लोग दोनों तरीके से समझेंगे, लॉजिकली भी समझेंगे और हम ये भी देखेंगे कि मैथमेटिकली भी इस चीज़ को किस तरीके से डिराइव किया जा सकता है। तो क्या कहा जा रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। जैसे मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ऐसे होंगी, ये कहा जा रहा है। या फिर अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ऐसे होंगी, परपेंडिकुलर, है ना। सच दैट दिस एंगल और दिस एंगल ये सारे क्या हों, 90 डिग्री हों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, चाहे उस सरफेस से वो बाहर निकल रही हो चाहे अंदर आ रही हैं। अब वो बाहर निकलेंगी या अंदर आएंगी वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि सरफेस आपका पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर मैंने दोनों दिखाए हैं ना, मतलब यहाँ पे मैंने दो सरफेसेस दिखाए हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज होंगे तभी तो उनसे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही। अगर यही नेगेटिवली चार्ज होते तो फील्ड लाइंस आती अंदर,
तो यही एरो अंदर की तरफ बना दो, लेकिन रहेगा एंगल तो तब भी 90 डिग्री ही ना, एंगल तो तब भी क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी का लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों है? तो बच्चों ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में एक चार्ज को मूव कराने के लिए हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। आप सोचो किसी भी फील्ड में, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को काम करना क्यों पड़ता है? जैसे मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, मुझे इस ग्रेविटेशनल फील्ड में ये मूव कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है। अब नहीं करना पड़ रहा है, अब नहीं करना पड़ रहा, अब इसने खुद वर्क किया, ऐसे ले जाने में वर्क करना पड़ रहा है। इसका सिंपल सा रीजन है बच्चों, क्योंकि यहां ग्रेविटेशनल फील्ड है। आप सोचो मैं स्पेस में हूं जहां दूर दूर तक किसी प्लैनेट का, किसी स्टार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, क्या मुझे इसको ऐसे मूव कराने में, ऐसे मूव कराने में, ऐसे मूव कराने में वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एजेंट को फील्ड में किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए वर्क करना इसलिए पड़ता है क्योंकि फील्ड उसको दूसरी तरफ धक्का मार रही है और तुम इस तरफ खींच रहे हो, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। और बॉडी को खुद काम करना पड़ेगा अगर वो फील्ड की डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में लाने के लिए उस पर काम किया गया होगा, अब वो खुद काम करेगी, है ना। तो सारा फील्ड का इन्फ्लुएंस है, और फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर का अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होता। जैसे अगर कोई वेक्टर है v, तो उस वेक्टर का खुद से थीटा एंगल पर कंपोनेंट होता है v cos थीटा, आप सबको मालूम है। लेकिन अगर हम ये कंपोनेंट 90 डिग्री पे लें, ये v है, सो दिस वन विल बी v cos 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, सो दिस कंपोनेंट विल बी 0। तो किसी भी वेक्टर का अपने से 90 डिग्री पर तो कोई कंपोनेंट नहीं होता, है ना। तो अगर फील्ड से परपेंडिकुलर किसी चीज को चलाना हो तो उस तरफ तो फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, तो फील्ड से परपेंडिकुलर किसी चीज को चलाने के लिए वर्क करने की क्या जरूरत है, क्योंकि खुद से परपेंडिकुलर फील्ड तो है ही नहीं। जैसे यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे है, तो अभी मैंने समझाया ना कि ऐसे परपेंडिकुलर चलाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड का कोई कंपोनेंट है ही नहीं जो कि तुम्हें अपोज करेगा या जो कि इसको हेल्प करेगा चलने में, तो वर्क की कोई बात ही नहीं आती, है ना। तो क्योंकि एक सरफेस पे दो पॉइंट्स के बीच में किसी भी चार्ज को चलाने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, जिसका मतलब यह है कि उस सरफेस के अलोंग फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है। अगर सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता तो फिर तो हमें काम करना पड़ता। अगर हम उस फील्ड के अगेंस्ट लेके जाते या चार्ज खुद काम करता अगर वो फील्ड की डायरेक्शन में जाता। लेकिन हमें तो अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा कि दो सरफेसेस पे एक सरफेस के दो पॉइंट्स के बीच में हमें चार्ज को मूव कराने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ही नहीं। और ये तभी पॉसिबल है ना बच्चों, जब सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, तभी तो उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा इस तरह, है ना। सिंपल फंडा है, इसको मैथमेटिकली हम लोग देख लें। जैसे मैं मान लूं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, इस सरफेस से मान लो थीटा एंगल पर है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से हम लोग प्रूव करेंगे ना, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो है, वो तो होगी ही भाई, चार्ज सरफेस है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। बट मान लो फॉर द टाइम बिंग, मान लो कि वो 90 डिग्री पे नहीं है, तो फिर तो उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक ये बनेगा ई कॉस थीटा विच इज अलोंग द सरफेस, और एक ये बनेगा ई साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बट सिंस चार्ज इज नॉट मूविंग अलोंग द सरफेस, मूव कराएंगे तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, मूव कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके फर्श पे एक बॉल रखी है, बिल्कुल फ्लैट फर्श है, वो बॉल एक जगह पर रखी है, तो वो रखी रहेगी जब तक उसको धक्का नहीं मारोगे। और अगर फर्श पे फ्रिक्शन नहीं है तो हल्का सा पुश करोगे, बॉल कहीं की कहीं निकल जाएगी, लेकिन जब तक नहीं करोगे तब तक रखी रहेगी, है ना। तो चार्ज तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पड़ा हुआ है, पुश करोगे तो चला किसी तरीके से, मतलब पुश कैसे करोगे दिखता थोड़ी, किसी तरीके से अगर उसको मूव कराना चाहोगे तो मूव कर जाएगा, काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वैसे तो सेटल्ड है, तो अगर सेटल्ड है तो इसका मतलब कि
सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो चार्ज चल पड़ता। सो ई कॉस थीटा इज जीरो, बट ये तो जीरो नहीं है, जैसा कि हमने बताया भैया चार्ज है तो उसकी फील्ड तो होगी कुछ ना कुछ। इसका मतलब है कि कॉस थीटा जो है वो जीरो है। इसका मतलब है कि थीटा है 90 डिग्री, कि ये जो एंगल हमने माना था ये एक्चुअली में 90 डिग्री और फील्ड की डायरेक्शन ऐसी। ये जो एंगल हमने माना था ये एक्चुअल में 90 डिग्री है, यानी ये ऐसे, यानी कि फील्ड जो है वो दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आ गई बात? आपको लॉजिकली भी समझा दी है और मैथमेटिकली भी समझा दी है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी नंबर 4, इक्विपोटेंशियल surfaces are closer together in the regions of strong electric field, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड आएगा अभी, चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म, बढ़िया चैप्टर है, उसमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट पोटेंशियल और फील्ड वगैरह के आएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड farther apart in the regions of वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा जा रहा है बच्चों? ध्यान से समझना इस प्रॉपर्टी को, कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी उस रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी उस रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगे। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब निकल के आ रहा है। लेकिन क्या मतलब बना? अगर मैं मान लूं कि जैसे ये एक चार्ज है ना, और इस चार्ज की फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, रेडियल मैनर में, और बना लेते हैं, समझाने में आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हो कि इसके पास, चार्ज के पास फील्ड स्ट्रांग होती है और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते हैं फील्ड वीक होती है ना। अगर हम लोग एक दो और बना लें तो बात अच्छे से समझ में आए। अगर हम लोग यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, सपोज यहां पर, इसके अराउंड में ऐसा सर्कल बनाता हूं, तो देखो इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। अगर यही पॉइंट यहां लेकर उतना ही बड़ा सर्कल बनाते हैं तो उसके अंदर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, बिकॉज जैसे हम लोग चार्ज से दूर जाते हैं, चार्ज ही तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, तो उससे दूर जाएंगे तो फील्ड तो वीक होगी। तो ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि जहां फील्ड स्ट्रांग है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो पास पास होंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लूं कि मुझे बराबर बराबर वैल्यू के डिस्टेंस पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लेने हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपको शुरू में बताया कि जो पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है? स्फेरिकल। बट वो तो कितने भी डिस्टेंस पे हो सकता है। अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इससे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे स्फीयर ले लो, चाहे 1.1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ले लो, चाहे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ले लो, सारे ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो किनके बीच में गैप ज्यादा है, किनके बीच में गैप कम है, किसकी बात हो रही है? यहां पर हमने फिक्स कर लिया कि मान लो अगर मैं सपोज मान लो कोई भी वैल्यू 10 वोल्ट के डिफरेंस पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लेना चाहता हूं, 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, कि 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहां होगा, फिर 20 कहां होगा, फिर 30 कहां होगा, फिर 40 कहां होगा, ऐसे बराबर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर मैं सरफेसेस लेना चाहता हूं तो फील्ड के, स्ट्रॉन्ग फील्ड के रीजन में वो पास पास आएंगे, वीक फील्ड के रीजन में वो दूर दूर आएंगे। बना के दिखाता हूं, इसको भी हम लोग मैथमेटिकली भी समझेंगे और लॉजिकली भी समझेंगे। देखो मान लो यहां पर भी हम लोग 10 वोल्ट के डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है? एक तो यहां पर बनेगा, दूसरा वाला इसके थोड़ा पास बनेगा,
यहाँ पे 10 वोल्ट, इस पे 20 वोल्ट। लेकिन जब मैं थोड़ा और दूर जाऊंगा, अब इनके बीच में मैंने गैप इतना रखा है, लेकिन अब मैं और दूर जाऊंगा तो मुझे गैप थोड़ा बढ़ाना होगा। कारण अभी बताएंगे तुमको। ये 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 10-10 वोल्ट के ये वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो। यानी कि अगर मैं डिफरेंस फिक्स रखूं, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रखूं दो सरफेसेस के बीच में कि मैंने 10-10 वोल्ट के डिफरेंस पर ही लेना है फॉर एग्जांपल, तो जहां पर फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पर उन सरफेसेस के बीच का गैप कम होगा, जहां पर फील्ड वीक होगी वहां पर उन सरफेसेस के बीच का गैप जो है वो बढ़ जाएगा। ये कहां निकल गया भाई तू? ठीक है, ऐसे क्या कारण है बताते हैं, बट आप पहले डायग्राम समझ लो, बिकॉज डायग्राम जो है वो पूछा जाता है। एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर है। बट आइसोलेटेड चार्ज के अलावा 2-3 और इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही सारे बनेंगे, तो ये प्रॉपर्टी समझ लो। तो ये कहा जा रहा है इसमें बेसिकली। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इसको पहले तो मैथमेटिकली आप समझ लो, क्योंकि आपको पता है E क्या होता है, -dV/dr, और dV तो हमने कर दिया फिक्स, dV तो हमने कर दिया फिक्स। हम तो कह रहे हैं कि भैया हम इतने इतने डिस्टेंस पर हिलेंगे, तो इसका मतलब है अगर ये कांस्टेंट हो गया तो E इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। मैग्नीट्यूड में चल रहा हूं ना, माइनस साइन अभी हटा दिया मैंने। या फिर मैं बोल सकता हूं कि dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। यहां से हमारी कहानी पकड़ में आ जाएगी कि अगर dV कांस्टेंट कर दें, भाई ये इक्वेशन क्या बोलती है कि दो पॉइंट्स हैं A और B, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है dV और उनके बीच का डिस्टेंस है dr। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ऐसे रिलेटेड होती है, dV/dr कर दोगे तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। पिछले वीडियो में ही पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में सब कुछ पढ़ाया गया, ठीक है, ओके। तो dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, कि अगर dV फिक्स हो तो जहां जहां E घटेगा वहां dr बढ़ेगा। जैसे जैसे E घटेगा तो dV फिक्स करके कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही लेना है, तो पॉइंट्स के बीच का गैप बढ़ता जाएगा जब E घटता जाएगा, तो है ना। तो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रही है तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में dr बढ़ेगा। ये dr ही तो है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। लॉजिक ये तो हो गया मैथमेटिक्स। फील कहाँ है, लॉजिक कहाँ है? लॉजिक ये है बच्चों कि मीनिंग क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर मैं बोलता हूं कि इस सरफेस पे, पहले वाले पे, यहां बना लें, बना लो सर, हम कहाँ रोकेंगे आप। 10 वोल्ट है, इस पे 20 वोल्ट है, इस पे 30 वोल्ट है और इस पे 40 वोल्ट है। ऐसा ही तो हमने बनाया 10-10 का गैप लेके, और बढ़ती जा रही है, बढ़ता जा रहा है इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई वोल्ट का मतलब क्या है, 10 जूल पर कूलम। ये है 20 जूल पर कूलम, 30 जूल पर कूलम, 40 जूल पर कूलम। वोल्ट का मतलब है जूल पर कूलम, है ना। तो ये क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में 10 जूल पर कूलम का डिफरेंस है। मतलब यहां से यहां पे 1 कूलम का चार्ज ले जाना हो तो 10 जूल काम करना पड़ेगा, है ना। यहां से यहां भी, यहां से यहां भी, क्योंकि सब में 10-10 का डिफरेंस है। लेकिन काम क्यों करना पड़ता है? फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ता है ना काम, तो है ना। अगर यहां पे आप नेगेटिव चार्ज ले जा रहे हो और ये तो खींचेगा उसको, तो आपको उसको दूर ले जाने के लिए काम करना पड़ेगा, तो काम तो फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ता है। लेकिन जहां पर फील्ड वीक होती जाती है फिर वहां पे आपको काम भी तो कम करना पड़ेगा। अगर आप यहां पे अर्थ के सरफेस पे, अगर आप इस बॉडी को यहां से यहां उठाने में 10 जूल का काम कर रहे हो, तो वही स्पेस में अर्थ से 10,000 किलोमीटर की हाइट पे आप 10 जूल का काम करके इसको और ऊपर तक उठा सकते हो। मून पे आप इसको 6 गुना ज्यादा उठा सकते हो। बचपन में पढ़ा है ना हमने कि भाई इसको ऐसे फेंकोगे तो ये जितना जाएगा उतना ही एफर्ट लगा के मून पे 6 टाइम्स ज्यादा जाएगा, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फील्ड 6 टाइम्स वीक है। तो अगर फील्ड वीक होती जाती है तो उतना ही काम करके बॉडी को ज्यादा चलाया जा सकता है, ज्यादा दूर तक चलाया जा सकता है। पास वाले रीजन में 10 जूल काम करके सिर्फ एक 1 कूलम का चार्ज यहां से यहां लाया जा सकता है, लेकिन दूर वाले रीजन में यहां से और दूर ले जाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर फील्ड जो है वो वीक है।
समझ में आ गई बात आपको? तो ये इसकी 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। अब इन प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना है हमने। अब हम आगे पैटर्न बनाने वाले हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाने वाले हैं। अब इन प्रॉपर्टीज को आपने माइंड में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली प्रॉपर्टी कि जहां पर फील्ड स्ट्रांग है वहां पे सरफेसेस पास हैं और जहां वीक है वहां दूर हैं। और दूसरी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर बनेगा। इन दोनों प्रॉपर्टीज को दिमाग में रख के आप सारे पैटर्न बहुत अच्छे से बना सकते हो। आओ देखें। पैटर्न ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का पैटर्न बनाएंगे हम। एक तो है पॉइंट चार्ज के लिए, है ना, वो तो हमने बना लिया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड पैटर्न से, विच इज इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, है ना। तो पहले तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पैटर्न क्या था याद करो, फील्ड लाइंस का। क्योंकि फील्ड लाइंस का पैटर्न मिलेगा जब भी तो हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। क्योंकि एक तो हमें उनको फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर बनाना है और दूसरा जहां पर फील्ड लाइंस पास पास हैं वहां पे हमने सरफेसेस भी पास पास बनाने हैं, क्योंकि वहां फील्ड स्ट्रांग है। जहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर हैं वहां हमने सरफेसेस भी दूर दूर बनाने। सिंपल सी बात है। तो इसका ऐसा था ना पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस जाती, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है, आपको याद होगा। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि जो बीच वाला रीजन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली स्ट्रांग होगी, क्योंकि वहां पर जो भी पॉइंट है वो दोनों चार्जेस से पास है। भाई यहां पर जो पॉइंट है वो इसके पास है बट उससे दूर हो जाता है बीच वाले रीजन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से आपको दिख रहा है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो यहां पर इस रीजन में दोनों के बीच में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो पास पास होंगे और इधर दूर दूर होंगे, है ना, क्योंकि वहां फील्ड वीक है। और दूसरी बात है कि वो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर बनाने। तो बस इतनी सी चीज हमने दिमाग में रख के, ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे। एक तो देखो ऐसा बना, है ना। अब दूसरा सरफेस बनाना है, इधर पास रखना है उधर दूर करना है। और फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर देखो, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ऐसे फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर इधर पास रखना है उधर दूर कर देना है, क्योंकि वहां फील्ड वीक है, वहां पे गैप ज्यादा होगा। यहां से पास रखना है इधर दूर कर देना है। और ये क्या होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री। बस इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। इधर भी ऐसे, फिर इधर से ऐसे दूर कर देंगे, फिर इधर से ऐसे दूर कर देंगे, फिर इधर से दूर करना है, इधर से पास करना है। सिंपल। दोनों का साइज बराबर बना दें, मज़ा नहीं आ रहा देखने में क्योंकि ये लो जी, है ना। मैं रफली मतलब बना रहा हूँ, आप प्रॉपर ऐसा थोड़ा सा भी ध्यान रख के बनाओगे, वैसे आ ही रहा है ऑलमोस्ट। तो ये क्या बनना चाहिए, ऐसे परपेंडिकुलर। फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जहां पर फील्ड स्ट्रांग है वहां पास पास होते हैं, जहां फील्ड वीक है वहां दूर दूर होते हैं। ठीक, ये हमारा दूसरा पैटर्न है। तीसरा पैटर्न है हमारा ड्यू टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। तो पहले इक्वल पॉजिटिव चार्जेस का फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या था उसको ड्रॉ किया जाए। इक्वल पॉजिटिव चार्जेस का फील्ड लाइन का पैटर्न याद करो, ऐसे बनता है ना। रीजन लॉजिक सब बता दिया गया था आपको। अब ये फील्ड लाइन वाला वीडियो थोड़ी है कि हम फील्ड लाइन के पैटर्न को डिस्कस करें।
वो आप फील्ड लाइन वाले में देख लो जाके। ठीक, तो ये इसका पैटर्न होता है। अब यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है और आपको एक्सप्लेन भी किया था, बिल्कुल लॉजिकल है कि बीच में फील्ड जो है वीक होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की फील्ड को काटते हैं, तो बीच में हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। तो इस वाले रीजन में फील्ड है वीक, इधर वाले रीजन में एज कंपेयर टू दिस पार्ट इधर वाले रीजन में फील्ड है स्ट्रांग। उसको दिखाने के लिए हम बना देते हैं 2-4 और फील्ड लाइंस ऐसे। तो इस तरफ अब भाई ये पॉइंट चार्जेस रहेंगे तो सर्कल सी ना, बट जैसे इसमें बना इस तरफ गैप ज्यादा इधर कम, इसमें हो जाएगा उल्टा, इधर गैप ज्यादा इधर गैप कम, तो ये बनेंगे ऐसे। पहला ये, फिर इधर गैप कम रखा इधर गैप बढ़ा दिया, फिर इधर गैप कम रखा इधर गैप बढ़ा दिया, और ये फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है ना। वही चीज है, बार बार बताने का तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे एक और बना देते हैं ऐसे, है ना, इधर का भी बनाए, एक तो बना दिया, फिर इधर गैप ज़्यादा इधर कम, इधर गैप ज़्यादा इधर कम, इधर ज़्यादा इधर कम, इधर ज़्यादा इधर कम। अच्छा, अब एक टाइम पे तो और बड़े जब बनाओगे तो इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, बट इंटरसेक्ट तो करते नहीं है। तो जब इससे भी बड़ा अगर आप सर्कल बना रहे हो तो इससे इंटरसेक्ट करके नहीं बनाना है आपको। वो सर्कल जब ऐसे आएगा ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ये दोनों का कॉमन है। और इनके बाद वाले, टेढ़ा क्यों जा रहा भाई, इनके बाद वाले जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं, इसके बाद वाले वो सारे इसी शेप के बनेंगे। सिंपल, ओके। एंड लास्ट थर्ड पैटर्न इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड है, अगर देखो यूनिफॉर्म फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बनाते हैं इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस, है ना। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ये यूनिफॉर्म फील्ड अगर है, यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है कि कहीं पर भी फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रही है, कहीं पर भी घट नहीं रही है, बिल्कुल बराबर है। तो अगर फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप भी बराबर होगा, है ना। और ये सारी लाइंस पैरेलल हैं, तो इनके परपेंडिकुलर ऐसे सरफेसेस बनाओ, इनके परपेंडिकुलर ऐसे ये जो सरफेसेस हैं, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बराबर बराबर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस जितना लिया अगला भी उतने ही डिस्टेंस पर आपको बनाना है, और कितने भी आप बना सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस पे। ये फील्ड जो है हमारी आगे तक जा रही है, ठीक। तो ये 4 डायग्राम जो यहां पर बनाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों डायग्राम्स को बहुत अच्छे से आपने करना है। 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, और डेफिनेशन भी आती है, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, डायग्राम से क्वेश्चन आता है, लेकिन रहेगा इतने ही चीजों के अंदर जितने आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर दिए। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। खूब मेहनत करनी है, 95% लाने ही लाने हैं आपको, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगा इसी सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में।